टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां नियमों के दायरे में रहकर हम टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ इस बार जुड़ रहे हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और हमें पता चला है कि आपने शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कई सारे टिप्स निकाल के लाए, रिसर्च करके लाए हैं। तो दर्शकों को बता दूं कि अगले आधे घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि शो में कई सारी ऐसी बातें बताई जाएंगी जिससे आप शायद वाकिफ ना हो, और ख़ास तौर से शेयर बाजार के निवेशकों के लिए। मसलन अलग अलग डीमैट अकाउंट खोलकर आप बचा सकते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। आखिर कैसे? शेयर बाजार में टैक्स बचाने के लिए ट्रेडर बनना बेहतर है या इन्वेस्टर? और साथ में भी बताएंगे कि सुपर सीनियर सिटीजन कहां कहां बचा सकते हैं इनकम टैक्स। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, शेयर बाजार के निवेशकों के लिए एपिसोड कुछ खास रहने वाला है। वो है कि हर कोई चाहता है कि टैक्स कम से कम लगे, कानून के दायरे में कैसे टैक्स बचाया जा सके। तो एक तरीका होता है निवेशकों के लिए, वो होता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट तो खुलवाना ही पड़ता है आपको, चूँकि आप शेयर खरीदते बेचते हैं। तो डीमैट अकाउंट के जरिए आप टैक्स बचा सकते हैं। ये आपको सुनने में आश्चर्य लग रहा होगा। जी हाँ, एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट रख के आप टैक्स बचा सकते हैं। इसके तरीके मुकेश जी आपको बताएंगे, लेकिन मुकेश जी से पहला सवाल मेरा ये होगा। मुकेश जी, मैं जब सुना कि एक शख्स एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट रख सकता है, तो मेरे मन में पहला सवाल ये उठा, क्या ये कानूनी तौर पर सही होता है? बिल्कुल लक्ष्मण जी, आज तक कई लोगों को ये ही इम्प्रेशन है, जो कि गलत है, कि मैं अपने नाम से केवल एक ही डीमैट अकाउंट रख सकता हूं। एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट कानूनन रखे जा सकते हैं। उसमें केवल एक बात का ख्याल रखना है कि एक ही जो आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डीपी है या ब्रोकर है, उसके पास आप अपने नाम से एक से ज्यादा अकाउंट नहीं रख सकते। मान लीजिए कि आपको एक से ज्यादा अकाउंट रखना है, जो कानूनन मुमकिन है, तो आप अलग अलग डीपी या अलग अलग ब्रोकर को पसंद करते हैं, तो लक्ष्मण जी इसमें कोई दुविधा का सवाल नहीं है। लेकिन इसमें अब अगला सवाल मेरा ये है कि ठीक है, आपने कहा कि अलग अलग डीपी के पास मैंने अलग अलग डीमैट अकाउंट रख लिए, उससे फायदा क्या मुझे होगा? क्योंकि शेयर तो मेरे ही पैसे से जा रहे हैं, आमदनी भी मुझे ही हो रही है। बिल्कुल। अब ऐसा है कि निवेशक जो है वो फायदे के बिना तो एक्चुअली डीमैट अकाउंट एक से ज्यादा रखते हैं, तो उसमें थोड़ा खर्च भी होना है। तो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी है कि आप जो फायदा लेना चाहते हैं वो आपको जो थोड़ा ज्यादा खर्च होगा उसकी कंपैरिजन में वेदर इट इज वर्थ इट। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इसके दो इंपॉर्टेंट फायदे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको प्लानिंग करना है। माना जैसे आपने कहा, इस विशेष हमारे टैक्स गुरु के एपिसोड्स में डीमैट अकाउंट से टैक्स प्लानिंग कैसे करें, इसके बारे में हम हमारे दर्शकों को ख्याल दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो लक्ष्मण जी ये है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी का एक बहुत महत्वपूर्ण सर्कुलर, इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 4 ऑफ 2007। उसमें ये कहा गया था कि एक कोई भी शख्स है टैक्स पेयर, वो अपने नाम से वो ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों का अलग अलग स्टेटस रख सकता है। उसके अगर अलग अकाउंट्स रखते हैं, क्योंकि ट्रेडर के भी फायदे हैं, इन्वेस्टर के भी फायदे हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मुझे ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के स्टेटस का फायदा लेना है, तो इसके लिए मेरे पास दो अलग डीमैट अकाउंट्स होने जरूरी है, वन फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, वन फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। दूसरी बात यह है, मान लीजिए मैं ट्रेडर नहीं होना चाहता हूं, मैं इन्वेस्टर ही हूं, पर इन्वेस्टर के तौर से आप जानते हैं कि इनकम टैक्स में जो हमारी एक सेक्शन है, सेक्शन 45 सब सेक्शन 2A, जब से डीमैट क्या ये पूरा कारोबार आया, पहले तो क्या हुआ करता था, फिजिकल में जो स्क्रिप्ट हम बेचें उसके हिसाब से उसकी खरीद कीमत और उसकी जो सेल प्राइस के हिसाब से गिनती होती थी। मेरे लिए पॉसिबल था, मैं पहले नया शेयर बेचूंगा फिर पुराना बेचूंगा, लेकिन डीमैट में जब आ जाता है तो सब एक दरिये में मिल जाता है।
तो इसके लिए 45 2A में ये कहा गया है कि यू हैव टू फॉलो द फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। माना मैंने जो पुराने शेयर लिए हैं 2018 के पहले वाले हैं, जिसकी ग्रैंडफादरिंग की प्राइस मेरी 31 जनवरी 2018 की है, वो एक रूल लगता है। तो वो मेरे मान लीजिए पुराने शेयर एक अकाउंट में हैं और मैं चाहता हूं कि मैं कुछ शेयरों में अभी विद इन अ शॉर्ट पीरियड या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के प्लानिंग के हिसाब से मैं करना चाहता हूं। एक ही स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट एक ही है, पर मुझे व्यवहार अलग अलग टैक्स के आयोजन के हिसाब से करने हैं। तो मैं 2 अकाउंट रखता हूं, तो ये फीफो वाला जो मामला है उसको मैं सुलझा सकता हूं। जब मुझे पुराने शेयर्स बेचने हैं मैं वो अकाउंट में से बेचूंगा। जब मुझे कोई रिसेंटली इन्वेस्टेड शेयर्स में से बिक्री करनी है तो मैं ये प्रेफर करूंगा। तो ये सब के कारण लक्ष्मण जी, यू कैन डू वेरी यूजफुल प्लानिंग थ्रू दी मल्टीपल डीमैट अकाउंट। लेकिन ये आपने बहुत सही कहा कि एक शख्स के नाम पे अलग अलग डीमैट अकाउंट खोल के कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं। तो जब आप बोल रहे थे तो मेरे मन में एक सवाल ये और उठा कि ठीक है, एक शख्स के नाम पे तो बता दिया आपने, लेकिन एक शख्स है, वही अर्निंग है, वही कमाता है, लेकिन उसके परिवार में 4 सदस्य हैं, तो क्या वो चाहे तो सभी सदस्यों के नाम पे भी डीमैट अकाउंट खोल के टैक्स बचा सकता है? बिल्कुल खोल सकता है, और मैं तो ये कहूंगा लक्ष्मण जी खोलने चाहिए। आप कहेंगे क्यों मुकेश भाई? ये तो एक ही टैक्स का रेट होता है, कैप शॉर्ट टर्म के लिए 15%, लॉन्ग टर्म के लिए 10%, और हर एक केस में यही रेट लगता है। तो क्या फायदा हुआ? भैया फायदा जरूर हो सकता है। केवल इंडिविजुअल्स नहीं, आप HUF का भी अकाउंट रख सकते हैं। तो ये जॉइंट फैमिली में मल्टीपल अकाउंट्स का फायदा लक्ष्मण जी इसलिए होता है कि हमारी जो सेक्शन 112A है, पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, उसमें ये प्रोविजन है कि हर एक टैक्स पेयर के केस में हर एक वित्तीय वर्ष में ₹1 लाख तक का ये जो लॉन्ग टर्म का इक्विटी, वेदर फ्रॉम शेयर्स या तो म्यूचुअल फंड, जो आपको गेन होता है, वो गेन पर जो टैक्स लगता है वो टैक्स का एग्जम्पशन है। माना 1 लाख पर 10% के हिसाब से 10,000, आपके फैमिली में 5-6 अकाउंट्स हो गए तो 50-60 हजार आसानी से आप बचा सकते हैं। तो आप ये ओनली 1 अकाउंट। तो आप ये कह रहे हैं कि हमने अगर 5 फैमिली मेंबर है तो 5 लाख के कैपिटल गेन को, आमदनी को हम लोग 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर 5 डीमैट अकाउंट खोल लिया, 1 लाख रुपए सबकी आमदनी होगी तो उस पर हमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन कमाने वाला एक ही शख्स है, उसी के पैसे चारों को डीमैट अकाउंट में जा रहे हैं, तो क्या वहां भी यही नियम लागू होगा कि ऐसा हो कि नहीं, पैसा एक ही आदमी से आया तो उनकी आमदनी में जुड़ जाएगा? उसमें आपको क्या लक्ष्मण जी क्या करना है कि जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है वो अपने अलग अलग फैमिली मेंबर्स के बैंक अकाउंट में लोन दे सकता है, और वो जो लोन लिया हुआ पैसा है उससे अपने डीमैट अकाउंट में हर एक मेंबर निवेश करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, तो बहुत ही काम की बात आपने बताई। हालांकि बीच के सवाल में आपने एक बात कही थी, वो मुझे लगता है कि अलग से अलग डिस्कशन मांगता है कि ट्रेडर होना ज़्यादा बेहतर है या इन्वेस्टर होना ज़्यादा बेहतर है। इस पर मैं चर्चा करूंगा। इस पर कई सारे कॉलर जुड़ चुके हैं, पहले इनसे सवाल जवाब ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे शो में चर्चा करेंगे, इसी शो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सवाल ले लेते हैं गुजरात से। AK पुंज साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुंज साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या सवाल है आपके पास? सर मेरा सवाल ये था कि मेरे नाम पे कोटा में एक रेजिडेंशियल प्लॉट है। अच्छा। जो मैंने जनवरी 1988 में लिया था। ठीक है सर, मेरी जानकारी के अनुसार जो कैपिटल गेन के लिए उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, वो 1 अप्रैल 2001 की ली जाएगी। अच्छा। तो सर मेरा सवाल ये था कि ये जो फेयर मार्केट वैल्यू बताते हैं, जो वैल्यूर होते हैं, ये क्या IT डिपार्टमेंट वाला कोई पैनल होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं, या ये नॉर्मल जो अपने बहुत सारी जगह पे वकील होते हैं जो वैल्यूर होते हैं वो कर सकते हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू? एक तो सर ये सवाल था। दूसरा सर ये था कि अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो वैल्यूर होगा वो उसी शहर में होना चाहिए जहाँ प्रॉपर्टी है, जहाँ पेपर वगैरह देने के बाद दूसरे शहर से भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकलवा सकते हैं किसी दूसरी जगह से, प्रॉपर्टी वैल्यूर से। और सर तीसरा इसके मिलता जो सवाल है कि अगर टैक्स सेविंग के लिए जो कैपिटल गेन बॉन्ड खरीदते जाते हैं तो कितने दिन के अंदर आपको बैंक में खाता खोलना पड़ेगा कैपिटल का, अगर आप बेचते हैं तो?
और वो कितने साल का होल्डिंग ठीक है। पीरियड होता है? दरअसल टैक्स गुरु के लिए तीसरा सवाल आपका ज़्यादा ये अनुकूल है, फिर भी दोनों सवालों का संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा कि मैं दे दें मुकेश पटेल साहब, तीसरे सवाल का जवाब दे दें। बिल्कुल जी लक्ष्मण जी, मेरे ख्याल से तीनों सवाल इनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम ये 3-in-1 आइसक्रीम, एक आइसक्रीम खाने के समय में उनको पूरा खिला देंगे। देखिए, सबसे पहले तो सेक्शन 55 में एक एक्सप्लेनेशन लगाया गया असेसमेंट ईयर 2021-22 से। ये आप ख्याल रखिएगा कि अब पहले क्या हुआ करता था कि आप वैल्यूएशन रिपोर्ट लेके रजिस्टर्ड वैल्यूअर से उसके हिसाब से आपका 1 अप्रैल 2001 की जो वैल्यू दिखाते थे उसके हिसाब से वैल्यूएशन होता था, इंडेक्सेशन होता था। लेकिन उसमें बहुत झगड़े होते थे, डिस्प्यूट्स होते थे, क्योंकि वैल्यूअर्स क्या करते थे, वो कीमत बढ़ा देते थे, डिपार्टमेंट उसको कीमत कम करके अपने डिपार्टमेंट के वैल्यूअर को देता था। तो इसलिए ये झगड़े को टालने के लिए ये नियम लागू किया गया कि स्टैंप ड्यूटी की जो वैल्यू है, जिसको हम जंत्री की वैल्यू कहते हैं, उसके हिसाब से जो वैल्यू बनती है उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं 1/4/2001 में। अब इसके कारण वैल्यूअर्स रिपोर्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा है। इंपॉर्टेंस ये सर्टिफिकेट का होगा कि 1/4/2001 के हिसाब से आपके उसकी स्टैंप ड्यूटी की क्या वैल्यू है, वो सर्टिफिकेट आप रखिए, उसके हिसाब से वैल्यूएशन करिए। जरूरी नहीं है कि वो कौन देता है, कोई भी दे, इट इज फाइन। लक्ष्मण जी, इनका जो तीसरा सवाल है उसको हम ले लेते हैं। अब इसमें दो चीजें हो सकती है। एक तो मान लीजिए कि वो कैपिटल गेन बॉन्ड लेना चाहते हैं, तो इसके लिए फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर 6 महीने के अंदर वो सेक्शन 54 EC में इनको बॉन्ड लेना है। और अगर वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा रोक के सेक्शन 54 या 54F का फायदा लेना चाहते हैं, तो जब उनका ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न होता है तब तक उनको ये निवेश करना है। तो ये दोनों के प्रावधान अलग हैं, ये ख्याल में रख के आपको अपना आयोजन करना है। चलिए, उम्मीद करता हूं पुंज साहब के आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और पुंज साहब सुन रहे हैं के लिए लॉक इन रहता? जी सर, मैं सुन रहा हूँ। तो ये लॉक इन पीरियड कितने समय तक रहता है कैपिटल बॉन्ड में? लॉक इन इसमें देखिए, बॉन्ड के लिए 5 साल है और जो कैपिटल गेन अकाउंट है वो 2 साल में आपको खरीद या 3 साल में कंस्ट्रक्शन करके उसको यूटिलाइज करना है। चलिए, तो मुझे लगता है कि काफी डिटेल में आपने बता दिया, काफी आसान भाषा में। पुंज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद टैक्स गुरु से जुड़ने के लिए और सवाल अपना पूछने के लिए। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे बताएंगे कि ट्रेडर बनकर आप ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं या फिर इन्वेस्टर बनकर, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं अहमदाबाद से मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, एक सवाल आया है नोएडा से अमोल जी का, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमोल साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून मुकेश सर। गुड आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली, जो हाउस वाइफ जो पिन मनी कलेक्ट करता है तो वो शेयर मार्केट से रिलेटेड ही है, तो कितना अमाउंट हम लोग एज अ पिन मनी कंसीडर कर सकते हैं व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इन द शेयर मार्केट? सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मच इनकम फ्रॉम दिस, हाउ मच इनकम व्हाट दे आर अर्निंग फ्रॉम द शेयर मार्केट राइट थ्रू दिस पिन मनी, वो टैक्स एग्जम्प्ट है? और जो टैक्सेबल इनकम रहेगा उसमें टैक्स स्लैब कैसे रहेगा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए? जी, बहुत ही रोचक सवाल है लक्ष्मण जी। पिन मनी के बारे में तो हमने आगे भी हमारे एपिसोड्स में काफी चर्चा की हुई है। देखिए, ये पिन मनी जो है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट सेइंग, जिसको हम स्त्री धन कहते हैं। कोई भी महिला है वो अपनी बचत का पैसा जो जमा कर लेती है, आपने एज हेड ऑफ द हाउस होल्ड अपनी वाइफ को या मदर को या सिस्टर को जो भी पैसा दिया खर्च करने के लिए, उसमें से वो जो बचा लेती है वो पिन मनी है। तो वो पिन मनी पर तो कोई टैक्स लगता नहीं है, इट इज वेरी क्लियर। इस पर तो कानूनन कोई डिस्प्यूट भी नहीं है। अब सवाल ये होता है कि पिन मनी का जब निवेश किया जाता है तो वो निवेश किए हुए पिन मनी से जो शेयर्स का आपको कैपिटल गेन होता है, अगर 12 महीने के ज्यादा पीरियड के होल्डिंग में से ये खड़ा होता है तो इट इज लॉन्ग टर्म, जिस पर 10% का टैक्स लगता है। और अगर 12 महीने के अंदर है
तो ये शॉर्ट टर्म है, इस पर 15% का टैक्स लगता है। तो ये आपके लिए आपका सवाल का चलिए, जवाब है। हम अमोल साहब उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया हो। हालांकि मुकेश जी, हम लोग शो के दौरान ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा किए, तभी इनके सवाल से मुझे याद भी आ गया, वो ये कि ट्रेडर बनना ज़्यादा फायदेमंद है कि इन्वेस्टर बनना ज़्यादा फायदेमंद है, या दोनों बनकर हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद टैक्स के लिहाज से? जरूर, हम इसको संक्षिप्त में लेकिन सचोट तरीके से इसका जवाब ले लें। जी जी। सबसे पहले तो व्हाट इज द पोजीशन फॉर टैक्सेबिलिटी। अब देखिए, आप इन्वेस्टर है तो जैसे अभी मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए 10% और शॉर्ट टर्म के लिए 15% का टैक्स है। इसमें आपको ये भी ख्याल रखना है कि एक्सेप्ट फॉर ब्रोकरेज आपको इन्वेस्टर के स्टेटस में और कोई एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ डिडक्शन मिलता नहीं है आपके शेयर्स में से, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट फॉर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह। तो ये आपको ख्याल में रखना है। अब ट्रेडर के स्टेटस में ये आपका बिजनेस प्रॉफिट गिना जाता है, और इसलिए जो आपका अप्रोप्रिएट टैक्स स्लैब होता है डिपेंडिंग ऑन योर अदर इनकम, उस पर लक्ष्मण जी टैक्स का रेट डिटरमिन होगा। अगर मान लीजिए आपकी इनकम कम है तो ये 10 या 15% से कम भी हो सकता है, और ज्यादा है तो ऑब्वियसली 30% तक जा सकता है। तो पर इसमें आपको फायदा ये है लक्ष्मण जी कि एज अ ट्रेडर यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस, खर्च, क्योंकि ये बिजनेस है। और खास तौर से मान लीजिए अगर आपने ये फायदा लिया कि आप ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों बनना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, जैसे हम आगे देखते थे। अब इन्वेस्टर के तौर पर आपको जो 10% या 15% का टैक्स देना है वो दे दें। अच्छा, आपको खर्च बुक करना है तो थोड़ी आपकी टर्नओवर वो ट्रेडिंग के डीमैट अकाउंट से लेके, मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, 1.5 करोड़ रुपए का आपने टर्नओवर किया, तो सेक्शन 44AD में इसको प्रिजम्पटिव इनकम के हिसाब से मान लीजिए 1.5 करोड़ पर आपको 21 लाख का आपको टोटल गेन हुआ जी। और इसमें से आपने 12 लाख का खर्च कर दिया। ठीक है, तो ये 1.5 करोड़ का 6% के हिसाब से आपका 9 लाख रुपया जो है उस पर आपको टैक्स भरना है। ये आप समझ लीजिए एट द रेट ऑफ 30% आप 9 लाख पर 2,70,000 का टैक्स भरेंगे। अब ये 21 लाख पर आप समझिए ये शॉर्ट टर्म का आपका गेन है, और 15% के हिसाब से आपको टैक्स भरना है, तो 3,15,000 हो गए। तो इस केस में बाय मेंटेनिंग अ ड्यूअल स्टेटस यू आर गेनिंग अ लॉट, क्योंकि आपको ये भी फायदा होता है, ये भी फायदा होता है। समझ गया मुकेश जी। चलिए मुकेश जी, समय थोड़ा सा कम है हमारे पास, माफी चाहूंगा आपको बीच में रोकने के लिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, सुरेंद्र जैन साहब। जैन साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? जी नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार सर। सबसे पहले तो मेरा प्रश्न लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये है कि एसटीटी जो है परचेज प्राइस में ऐड करना चाहिए या नहीं? ठीक है मुकेश जी, क्या सुझाव है? एसटीटी जो है वो परचेज प्राइस में आप जरूर ऐड कर सकते हैं, ताकि आप जब उसको बेचें टू दैट एक्सटेंट यू विल गेट द बेनिफिट एज पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब आप सेल करते हैं तो एसटीटी जो आपको भरना पड़ता है दैट इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन, बट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एड इट टू योर कॉस्ट। चलिए, तो ये चलिए सुरेंद्र जी, उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे बताएं कि सुपर सीनियर सिटीजन कहां बचा सकते हैं अपना इनकम टैक्स, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं अहमदाबाद से जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, एक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर MS बत्रा साहब, मुंबई से हैं। बत्रा साहब नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं क्या सवाल आपके पास? प्रॉब्लम ये है सर कि मैं 85 साल का हूँ। अच्छा। और मैं जानना चाहता हूँ नए टैक्स रूल में मुझे 5 लाख का जो बेसिक बेनिफिट है वो मिलेगा नहीं, और दूसरा मेरी वाइफ जो है ना वो 90% डिसेबल है। अच्छा। तो उसको उस पर काफी खर्चा हो रहा है, 10-12 लाख साल का। हाँ। तो वो क्योंकि बम्बे में जो है इलाज बहुत महंगा है, 10-12 लाख खर्च हो जाता है हर साल। हाँ। तो उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा कि नहीं?
अच्छा, नए टैक्स रूल के मुताबिक आपके। ठीक है, हमारे मुकेश पटेल साहब हैं, काफी जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं, वो आपको बताएंगे, दोनों सवालों का जवाब देंगे। मुकेश जी। जी लक्ष्मण जी, बत्रा जी के लिए हम बिल्कुल उनको जवाब देंगे। अब सवाल ये है कि उनको पसंद करना होगा आइदर द ओल्ड स्कीम या तो न्यू स्कीम। अब समझिए, ओल्ड स्कीम में जाते हैं तो वो 5 लाख का सुपर सीनियर सिटीजन का उनको फायदा मिलेगा। जो हम 1,25,000 80D का, वो जो 90% डिसेबिलिटी है उसका भी उनकी वाइफ का फायदा मिलेगा। 80D में वो जो मेडिकल एक्सपेंडिचर का है वो भी फायदा मिलेगा। 80C भी ले सकते हैं, लेकिन ये सब लेते हुए उनको द टैक्स रेट विल बी हायर। और न्यू स्कीम में आपको पेंशन के सामने केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000 का फायदा मिलेगा और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब मैंने गिनती की बत्रा जी, आप इसमें जाएं या इसमें जाएं, ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि अंडर द न्यू स्कीम, अब न्यू स्कीम को काफी अट्रैक्टिव बनाई गई है। आपको केवल 1,43,000 1,43,000 का आपको टैक्स भरना होगा। और जो पुरानी स्कीम है उसमें भी करीब 1,45,600 का आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो बाकी सब निवेश करने के बाद भी 2,600 रुपया आपको ज्यादा होता है। आई वुड से यू शुड गो फॉर द न्यू स्कीम, दैट इज मोस्ट एडवांटेजियस टू यू। लक्ष्मण जी। MM बत्रा साहब, आपके सवालों का जवाब मिल गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, मेरा मतलब है कि आप क्या एडवाइस करते हैं कि मैं 1.5 लाख प्रोविडेंट फंड में जमा करवाता हूँ उसका, तो मेडिकल एक्सपेंस उसका बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरी एनुअल पेंशन जो है 15 लाख है। तो ये मुझे कौन सी स्कीम बैंक करेगी, या ओल्ड या न्यू, तो जल्दी मुझे गाइड कीजिए अगर आप मेहरबानी कर सकते हैं। तो ये गाइड ठीक है मुकेश जी। मुकेश जी, हाँ समझ। मुकेश जी क्या कहेंगे इनको? जी, मैंने जैसे इनको समझाया, इस उनके केस में उनकी इनकम ये लेवल पर है कि वो ये डिडक्शंस लेने के बाद भी इनको नई स्कीम जो है जहां कोई डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी इन दी एंड टू पे टैक्स। ये निवेश कर सकते हैं सब, पर ये पुरानी स्कीम में डिडक्शन मिलेगा, नए में मिलेगा नहीं। और मैंने जैसे समझाया, पुराने डिडक्शंस लेने के बाद भी दोनों में टैक्स इज ऑलमोस्ट द सेम। बिल्कुल, ये जो बत्रा साहब कैलकुलेशन है वो हमारे टैक्स गुरु के मुताबिक आपके लिए न्यू टैक्स रिजिम ज़्यादा फायदेमंद है। फिर भी आप तसल्ली के लिए चाहें तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं, डिटेल दे करके कि आपके लिए कौन सा है। वहाँ बिल्कुल कैलकुलेटर दिया हुआ है और बाकी सारी आपकी उलझनें दूर कर दी मुकेश पटेल साहब ने। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए और बेहद ही आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि टैक्स की प्लानिंग कैसे बेहतर तरीके से करें। और दर्शकों से यही कहूँगा, आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।